वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए सीटेड पर्यावरण के 6 थीमों में से वाटर के थीम को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैं आपके लिए यात्रा टॉपिक को लेकर आई थी, और अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी की बुक से ही लेकर आई हूँ, डिस्कशन करने के लिए एनसीईआरटी की बुक लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, वाटर, जो कि एनसीईआरटी की बुक का है। तो जल के बारे में तो फ्रेंड्स सभी जानते हैं। जल क्या होता है? जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक एक बहुमूल्य तत्व है। तो जल के लिए अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल चक्र के बारे में दिया हुआ है डायग्राम में, कि किस तरह से जल जो है वो वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने के बाद संघनन होता है, फिर बादलों वाष्पीकृत होता है, फिर बादल बनता है, फिर संघनन होती है, फिर से वर्षा होती है, और फिर से जल जो है वह क्या होता है, वर्षण के थ्रू आ कर के तालाबों, नदियों, झीलों में एकत्र हो जाता है और पुनः वाष्पीकरण होता है। और इन सब प्रोसेस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल सूर्य है। जब सूर्य की किरणें ही इन पर पड़ती हैं तो इनका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और ये क्या करते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो है संघनन जल चक्र को मेंटेन रखने के लिए है। तो हम आगे बात करते हैं कि जल जो है इसमें मतलब कि कई प्रकार के जल होते हैं, लवणीय जल और अलवणीय जल होते हैं। कहते हैं कि लवणीय जल क्या होती है, तो वह जल जिसमें नमक की मात्रा जिसमें नमक की मात्रा मौजूद होती है। तो कितनी होती है जल की लवणता के लिए अगर हम बात करें तो 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को ही हम लवणता कहते हैं। महासागर की अगर औसत लवणता बात की जाए तो वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मृत सागर की। यह क्या है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, जिसमें तैराक आसानी से तैर सकता है, क्योंकि नमक की अधिकता से या पानी जो होता है वो सघन बन जाता है। तो नमक की वजह से क्या होता है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से जो इंसान है वो आसानी से उस पर क्या कर सकते हैं, हम लोग तैर सकते हैं। और अगर जल के वितरण की हम बात करें तो जल जो है वह इसका पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। अब फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा भाग अगर जल से ढका हुआ है तो मतलब क्या है कि जल की मात्रा तो अधिक है, लेकिन क्या ये सभी जल उपयोगी में है, या सभी जल उपयोग में लाए जाते हैं, क्या सभी जल पीने योग्य हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम अलवणीय जल को ही क्या कर सकते हैं, पीने के योग्य या फिर अपने काम में लगा सकते हैं। जितने भी हमारे डेली वर्क होते हैं या जो भी काम किए जाते हैं सब अलवणीय जल से किए जाते हैं। लवणीय जल का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? जैसे कि मैं बोल रही थी वैसे इसमें लिखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक तालिका बनाई गई जिसमें दिखाया गया कि लवणीय जल जो पृथ्वी पर जो जल है वो किन किन % में होता है। तो महासागरों में 97.3% जल होती है, और बर्फ़ में जो है वो 2% है, 02.0 लिखा है। दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि 2% जल है। तो 2% जो जल है वह कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कि जो ग्लेशियर्स वगैरह में होते हैं। और भूमिगत जल जो है 0.68% है। झीलों की अलवण जल बात करें तो झीलों में 0.009% होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों की, तो वह होती है कितनी, हमारी 0.009% यह भी होता है। इसके बाद वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.001% होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो है वो वितरण हमारे पृथ्वी पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कुछ एक्टिविटीज़ में दिखाई गई थी, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम कि जो महासागरीय परिसंचरण है, इसमें क्या है कि इसमें हमें यह बताया गया है
कि जो समुद्र होता है, महासागरीय परिसंचरण, इसमें क्या है, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है या कभी शांत नहीं रहता है। बाकी सभी जो तालाबों वगैरह के जल होते हैं वो शांत रहते हैं, लेकिन महासागरीय जल जो है वो कभी शांत नहीं रहता है। और इसे कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे कि महासागरीय जल की जो गतियाँ होती हैं वह कई भागों में होते, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में एवं धाराओं के रूप में होती हैं। अब एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यह जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग को पता भी होगा, कि जो 22 मार्च है उसको हम विश्व जल दिवस के रूप में बनाते हैं। ऐसा इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम जल के संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, या जल को संरक्षित करने के बारे में हम मीटिंग टाइप का करते हैं। तो इसीलिए इसको 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ तरंगों की बातें की गई हैं। तरंग किसे कहते हैं, जो सागरों में जो उठती हैं लहरें, उन्हें हम तरंग कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे, इसमें कुछ सुनामी की बातें की गई हैं। तो सुनामी क्या है कि सुनामी जापानी भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी जो होती हैं उसके आने पर पोताश्रय जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम और आगे पेजेस में देखें तो यहाँ पर सुनामी के ही बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। तो सुनामी जो है वह 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आया था। सुनामी इससे क्या है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों एवं पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसके अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9% मतलब 9 मापी गई थी। 9.0 का मतलब 9 ही मापी गई थी। और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अचानक ही गति उत्पन्न हो गई थी और इस कारण भूकंप आया और जो कि सुनामी का रूप ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि मतलब तमिलनाडु के जो तट पर सुनामी का जो विनाश हुआ था, ये उसी के बारे में ये डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे पेड़ वगैरह एकदम डूब गए हैं और घर कैसे बह के जा रहे हैं, तो इसी का इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा हम बात करें, आपको ये डेट याद रखनी चाहिए कि दिसंबर 2004 में ही आया था। 26 दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, सुनामी आया था। ये फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगले पेज में हम बात करें तो इसमें ज्वार भाटा के बारे में बताया गया है कुछ। तो ज्वार भाटा वैसे दिन में 2 बार जो है नियम होता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। और ज्वार भाटा तो फ्रेंड्स उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना ही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल के बड़े हिस्से को हम डुबो देते हैं, मतलब जल जब नीचे जाता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जल जब ऊपर उठता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ज्वार और भाटा का आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा जो होता है वो आता है। और ये भी 2 टाइप का होता है, लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर ज्वार भाटा के बारे में मतलब कि डिटेल से बताया गया है। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो आप इसके बारे में मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें मतलब कि वही गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं के बारे में बताया गया और आगे एक्सरसाइज वगैरह है। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर जो है एक मतलब एक इमेज दिख रहा होगा
जिसमें दिखाया गया है कि मतलब एक भारतीय नागरिक जो है वो एक दिन में लगभग कितना पानी खर्च करता है या एक दिन में कितना पानी का प्रयोग करता है। तो एक भारतीय नागरिक पर डे जो है वो 150 लीटर जल का प्रयोग करता है, जिसमें सभी का अलग अलग मतलब कि रेशियो दिखाया गया है कि पीने का पानी कितना लीटर खर्च होता है, खाना बनाने में कितना। तो आप देख सकते हैं कि पीने में 3 लीटर, खाना बनाने में 4 लीटर और नहाने में 20 लीटर और शौचालय की फ्लशिंग करने में और शौचालय वगैरह इस्तेमाल करने में 40 लीटर और कपड़े धोने में 20 लीटर, बर्तन धोने में भी कपड़े धोने में 40 लीटर और बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर और कुल मिला के जब आप इसको ऐड करेंगे तो 150 लीटर पानी आपको दिख रहा होगा कि एक भारतीय नागरिक एक दिन में इतना पानी लगभग खर्च करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर पानी को नहीं बचाया गया तो मतलब हमारे लिए ही वो बहुत नुकसानदायक होगा। तो फ्रेंड्स, ये था पानी के बारे में कुछ जानकारी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।